गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 के अंदर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। यह जो नीति निर्देशक तत्व है इंडिया में, वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने अपनाए हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इंडिया में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और ये वेलफेयरिस्टिक स्टेट की स्थापना के कारण उन्होंने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है उन्होंने इंसर्ट किए हैं। फिर हमारे देश की जो प्रस्तावना है उसने भारत के नागरिकों की समानता, स्वतंत्रता और न्याय के जो आदर्श है उसे स्थापित करने की बात की। इसी के साथ साथ उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान की बात की। तो जो हाई आइडियल्स जो थे उनको क्रियान्वित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना जो है नीति निर्देशक तत्व जो है इंडिया के अंदर एक हाई आइडियल्स और एक वेलफेयरिस्टिक स्टेट की स्थापना के आदर्श को लेकर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा इंसर्ट किया गया है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो कि संविधान की 37 धारा में भी कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा जो है बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी यह जो है यह देश के शासन के मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों के प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये जो 37 जो आर्टिकल है ये नीति निर्देशक तत्वों की को अपने आप में ही एक्सप्लेन करता है। यानी हालांकि ये न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी शासन को और राज्य को का यह नैतिक कर्तव्य होगा कि इसमें जो उपबंध दिए गए हैं, इसमें जो नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए हैं वो अपनी पॉलिसी बनाते समय इन पर जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, तो यह जो नीति निर्देशक तत्व है मैंने आपको बताया ये वेलफेयरिस्टिक स्टेट की स्थापना करने के कारण जो है हमारे देश के जो संविधान है उसके पार्ट 4 के अंदर जो है आर्टिकल 38 से 51 के अंतर्गत जो है इन नीति निर्देशक तत्वों को बनाया मतलब इंसर्ट किया गया है। यह जो नीति निर्देशक तत्व है हम बेसिकली इन्हें कुछ भागों में बांट कर इनका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में यह तत्व दिए गए हैं। एक्चुअल में जो है भारतीय जो संविधान निर्माता जो थे वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो इसके अंदर जितने भी इंक्लूड किए गए हैं वो आर्थिक सुधार और आर्थिक न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत जो बात है इसमें कही गई है। जैसे इसके अंदर ये कहा गया है कि स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से जीविका जो है अर्जित मतलब जीविका साधन प्राप्त उपलब्ध कराने का राज्य जो है हर संभव प्रयास करेगी। तो आर्टिकल 39 के अंदर जो है ये कहा गया है स्त्री और पुरुष दोनों ही इसके अंदर जो है वो उनको समान रूप से वो प्रयास किया जाएगा। फिर इसके अंदर ये भी कहा गया है कि भौतिक साधनों के स्वामित्व व नियंत्रण की व्यवस्था जो है अधिक से अधिक सार्वजनिक हित में राज्य द्वारा की जाएगी। इसमें ये भी कहा गया है कि राज्य इस बात का यह भी ध्यान रखेगा कि जो संपत्ति और उत्पादन के साधन है उसमें किसी भी प्रकार का केंद्रीयकरण न हो। स्त्री और पुरुषों के लिए समान रूप से जो है वेतन की बात ये करेंगे, और जो है पुरुषों व स्त्रियों को ऐसा काम करने के लिए विवश न होना पड़े जो कि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल न हो, और बच्चों के स्वतंत्र और जो है गौरव, गरिमा व विकास के जो है हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो
इसके अंदर जो है वो ये कहा गया है कि राज्य बच्चों तथा युवकों को शोषण और भौतिक तथा नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसके अंदर ये संशोधित करके यह भी कहा गया है कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से जो है विकास के अवसर दिए जाएंगे। फिर आर्थिक विकास और सुरक्षा के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि राज्य जितने भी उसके आर्थिक साधन होंगे उसके अनुसार जो है राज्य यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार जो है वो उनको रोजगार और शिक्षा दिला सके और जो है बेकारी, बुढ़ापा आदि में उनको जो है सहायता प्रदान कर सके। फिर राज्य यह भी प्रयत्न करेगा कि व्यक्ति को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। फिर राज्य इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जो है समुचित वेतन प्राप्त हो। यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वो गांवों में कुटीर और सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहन दे। ठीक है, कृषि के संचालन के लिए भी जो है यह वैधानिक आधार पर हो, यह भी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य पशुपालन के संदर्भ में जो है अच्छी प्रणालियों का वो है निर्वहन करेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसमें 2 और नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए कि जो कमज़ोर वर्ग के जो सदस्य हैं उनके लिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था का जो है राज्य वह प्रयास करेगा। और इसी के साथ साथ यह राज्य उचित यह कदम भी उठाएगा जिससे प्रबंध के अंदर जो है कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए जो है उनको उचित अवसर मिल सके। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक और तत्व को जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाएं और अवसरों के प्रति जो भेदभाव है उन्हें कम करने का प्रयास करेगा। तो अगर हम आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य को ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स द्वारा ये बात स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि जितने भी रिसोर्सेज होंगे अवेलेबल रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज के अनुसार यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह कृषि, कुटीर उद्योग, अन्य सभी उद्योग, बेकारी या समुचित रोजगार, पशुपालन, इन सबको प्रोत्साहन दे और जो है स्त्री पुरुषों के अंदर जो है उनको रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करे और संपत्ति और उत्पादन के जो साधन है उनका केंद्रीकरण न होने पाए। फिर कुछ जो नीति निर्देशक तत्व है हम उन्हें सोशल हित के लिए या जो सामाजिक हित है उसके संदर्भ में कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके अंदर क्या है कि राज्य लोगों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। तो उसके लिए जो है जो हानिकारक मादक जो द्रव्य होते हैं, ड्रग्स आदि, उन पर भी जो है राज्य प्रतिबंध लगाएगा। इसी के साथ साथ जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित हैं उनके लिए जो है वो उनकी उन्नति करने के लिए जो है राज्य स्पेशल प्रोविजंस करेगा जिससे उनके मतलब शोषण से उनकी रक्षा की जा सके। फिर कुछ नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र के संदर्भ के अंदर तत्व हैं। इसके अंदर क्या बात कही है, आर्टिकल 44 क्या कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्टेब्लिश करने की बात उन्होंने की है, समान नागरिक संहिता। और ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा भी हो गया है कि कुछ समाज के कुछ वर्ग इसका विरोध करते हैं और कुछ वर्ग इसको लागू करने की बात कहते हैं। खैर, अनुच्छेद 44 के अंदर नीति निर्देशक तत्व के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। फिर इसके बाद ये भी कही है कि राज्य की जो लोक सेवाएं हैं और जो न्यायपालिका हैं उन्हें कार्यपालिका से अलग रखा जाएगा।
यानी कोई इंटरफेरेंस जो है लोक सेवाओं में, ब्यूरोक्रेसी में और जो जुडिशरी पर है उन पर कोई भी जो है कार्यपालिका का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होने की बात कही गई है। फिर कुछ जो नीति निर्देशक तत्व है उन्हें प्राचीन स्मारकों के रक्षा के संदर्भ में भी जोड़ा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि राज्यों द्वारा जो ऐतिहासिक और जो राष्ट्रीय महत्व की जो इमारतें हैं उनकी देखभाल की जाएगी। अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, इमारतों, कला के स्थानों में जो विकृति हुई है, जो टूट फूट हुई है, उन सब की जो है की रक्षा करना राज्य के लिए बाध्यता होगी। यानी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ जो नेशनल इम्पोर्टेंस है उनकी रक्षा जो है राज्य करेगा। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है पर्यावरण और एनवायरनमेंट की रक्षा की बात भी जो है वो भी राज्य के लिए जोड़ दी गई है कि राज्य जो है देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार के लिए प्रयास करेगा और इसी के साथ साथ जो है राज्य वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए भी प्रयास करेगा। तो 48 के अंदर जो है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात भी इंक्लूड की गई है। फिर इसके बाद कुछ नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के जो संदर्भ में है उसके अनुसार तत्व हैं, उसके अकॉर्डिंग है। तो जो आर्टिकल 51 जो है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यह राज्य द्वारा प्रयास किए जाएंगे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि हो, राज्यों में न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों का विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियों के प्रति सम्मान हो और मध्यस्थों के माध्यम से जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास भी जो है राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो एक डिटेल एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है जो है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा जो जिसमें कि राज्यों के जो कर्तव्य हैं उसे बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। तो आज का जो व्याख्यान है उसमें हम केवल आज जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं संविधान के अंदर उस पर ही हमने परिचर्चा करी है। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों का एक तो मतलब क्या महत्व है, उनकी आलोचनाएं क्या की जा सकती हैं और नीति निर्देशक तत्व और जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बीच में रिलेशनशिप की बात हम करेंगे। आज का व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।